आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और मैं हूं सैयद फैसल अली। आज मेरे साथ प्रसिद्ध समाज सेवी, धर्म विचारक और राजनीतिक स्वामी अग्निवेश हैं। उनसे बातचीत करेंगे हिंदुस्तान के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पे। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे स्वामी जी कि आपने बंधुआ मुक्ति आंदोलन शुरू किया था, बंधुआ मजदूर को लेकर के बातचीत की थी, और अगर मुझे सही याद है तो आपने ही एक तरह से भारत में PIL की शुरुआत की। उनके अधिकारों को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन क्या लगता है कि आपके इतनी कोशिशों के बाद भी बंधुआ मजदूरी खत्म हो पाई? सवाल आपने पूछा, क्या बंधुआ मजदूरी खत्म हो गई या इतनी कम हो गई? नहीं हुई है। उसमें परिभाषा में वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून के हिसाब से कहता है कि जिसको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है वो बंधुआ मजदूर है। अब इस क्राइटेरिया को आप लागू करेंगे भारत की आज के मौजूदा हालात में तो कम से कम 50 करोड़ मेहनत कश किसान मजदूर और वो बच्चे जो पढ़ाई छोड़ करके 5वीं 6वीं के बाद मजदूरी कर रहे हैं, ये सब 50 करोड़ लोग बंधुआ मजदूर की कोटि में आते हैं। 50 करोड़ लोग। और इसलिए हमारा ये पोस्टर कहता है 60 साल की आजादी, अब तो ये 70 साल हो गए। आजादी के बाद भी आज भारत में करोड़ों बंधुआ मजदूर आखिर क्यों? और ऊपर कहता है भारत मां क्या पूरी तरह से आजाद है? जब 50 करोड़ हमारे देश में इस तरह से गुलाम है अभी भी, तो हम कैसे कहें ये देश आजाद? इसकी क्या वजह लगती है आपको? क्या इसका सोशल रीजन है या इकोनॉमिक फैक्टर है? पूरा का पूरा देश जातिवाद और सामंतवाद के बल पे चल रहा है। यहां पर पूरी तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर के कृषि अर्थव्यवस्था से लेके ईंट भट्टों पर, पत्थर खदानों में, सब जगह पर आप जाकर के देखिए इतना भयंकर शोषण है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ऐसे हालात में कानून एक सहारा था जो सख्ती से लागू होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े लैंडमार्क जजमेंट के बावजूद भी वो लागू नहीं हो रहा है। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? मैं समझता हूं हमारी सरकार और पूरी व्यवस्था को जिम्मेदार मानता हूं। सरकारों के कोई इच्छा शक्ति नहीं है। जो संविधान गारंटी कर रहा है आर्टिकल 23 में जबरिया मजदूरी के खिलाफ, बेगार के खिलाफ, और उसी पर आधारित बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 में बना। 1983 के 16 दिसंबर में जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन आज 30-35 साल हो गए, लेकिन वो जजमेंट लागू नहीं हो रहा। और हम 36 साल से बंधुआ मुक्ति मोर्चा बना करके जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि जब पुराने कानून हैं और इतने बड़े सोशल इशू को लेकर के हैं, उनको हम प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम नए कानून बनाएं या पहले जो है बने हुए उनको मजबूती से लागू करें? मैं तो कहूंगा 10 साल के लिए कोई नए कानून के ऊपर मोरेटोरियम लगा दीजिए और पुराने कानून को, और मैं कहता हूं भारत के संविधान को, आइन को ईमानदारी से इन लेटर एंड स्पिरिट लागू कीजिए। नहीं, लेकिन अभी जो सरकार आई है, पहले ये माना जा रहा था पिछले 15 साल में कि गठबंधन की सरकारें रही तो उनमें थोड़ी सी पॉलिटिकल विल की कमी होती थी और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंपल्शंस होते थे, बहुत डिसीजन नहीं ले पाते थे। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में माना जाता है कि बहुत मजबूत हैं, पूरे बहुमत से आए हैं, तो क्या लगता है कि इनके दौर में कम से कम ये सारी चीजें कम होंगी या खत्म होंगी? देखिए, इनके दौर में केवल एक चीज आ रही है, लफाजी। ठीक है, बड़ा माफ कीजिएगा मुझे, मैंने भी बहुत उम्मीदें जगाई थी नरेंद्र भाई मोदी से, और मैं सोचता था कि हिंदुस्तान की किस्मत बदल जाएगी अब और सब चीजें होंगी जो रुके हुए थे। लेकिन आज मैं जब देखता हूँ बदल रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं अच्छे दिन? क्या मैं कह रहा हूँ, वो पहले वाले बुरे दिन भी आ जाते वापस तो शायद कुछ गनीमत होती। इतना इस समय निराशा का माहौल है उन गरीब लोगों के दिलों में, कह रहा हूं। कुछ चंद अमीरों के यहाँ तो रोशनी जगमगा रही, लेकिन गरीबों के दिलों में अभी भयंकर निराशा। आप ये बात उनके विरोधी के तौर पे नहीं, विरोधी बिल्कुल नहीं, विरोधी के नाते नहीं, मैं उनका प्रशंसक बन करके चुनाव के दौरान मैंने चिट्ठी लिखी उनको, और कईयों ने सोचा कि शायद मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। मैंने ज्वाइन तो नहीं की, लेकिन मैंने उनको बधाई दिया और उनके 2 पत्र मेरे उसमें धन्यवाद के लिखे हुए सिग्नेचर के रखे हुए हैं। लेकिन आज मुझे लगता है, जो मुझे तो अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आता है, इकबाल बड़ा उपदेशक है, वो कहते हैं तो वो मोदी जी पर लागू होता है। मोदी बड़ा उपदेशक है, बातों से मन मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका।
आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, लेकिन वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बातचीत करेंगे कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार आई है उसमें जिस तरह से कुछ चीजों को लेकर के बहुत सारी बातचीत हो रही है, चाहे इंटॉलरेंस को लेकर के हो, चाहे वो गौ हत्या को लेकर के हो, उसमें कितनी सच्चाई है, कितना धर्म का पक्ष है और उसमें कितनी पॉलिटिक्स है। लेते हैं ब्रेक। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले स्वामी अग्निवेश जी बता रहे थे कि मोदी जी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वो बात तो बहुत करते हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर ऐसी बातें हैं जो वो पूरी नहीं कर पाते हैं, लफाजी करते हैं। स्वामी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है? उनके पीरियड में देखिए, भारत के बारे में ये कहा जा रहा है कि भारत कहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहां पहुंच गया, पूरे विश्व का नेता हो गया है। चाइना से हमारे संबंध बड़े अच्छे हो गए हैं, जापान से ने इतना वादा किया है, सारी चीजें हो रही हैं। उसके बावजूद उनके विरोधी ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मोदी जी ने कुछ किया नहीं है, सिर्फ लफाजी करते हैं। क्या सच है? कुछ चंद लोग इतने अमीर बनते चले जा रहे हैं, सारी दुनिया के स्तर पर भी वो अमीर बन रहे हैं। इससे जीडीपी बढ़ता दिखता है। जीडीपी एक बहुत झूठा पैमाना है। जीडीपी झूठा पैमाना, बिल्कुल पूरी दुनिया उस पर चलती है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, झूठा पैमाना है। आप औसत निकाल देते हैं और औसत उन अमीर से अमीर लोगों को, हाँ, एक अंबानी और एक अडानी और उनकी दौलत बढ़ जाए बेहिसाब, और भारत में 1% लोगों की दौलत बढ़ जाती, 1%, 1%, तो वो सारे जीडीपी को बढ़ा देती है। बाकी लोग गरीब गुरबा वैसी हालत में पड़े हुए हैं। तो जीडीपी कोई पैमाना नहीं हो सकता। हमें भूटान से सीखना चाहिए, छोटा सा देश, वहां पर ग्रॉस हैप्पीनेस, वहां पर खुशियां, वो उसका पैमाना रखा है उन्होंने, सेहत से, पढ़ाई से, सब चीजों में। अभी आंकड़ा आया था, सारी दुनिया का आंकड़ा आया, अभी एक हफ्ता हुआ है, जिसमें वो भूख से मरने वालों की वो बता रहे हैं। और हिंदुस्तान 97 पोजीशन पे है। हमसे बेहतर है पाकिस्तान, हमसे बेहतर है बांग्लादेश, हमसे बेहतर नेपाल, हमसे बेहतर सोमालिया, हमसे बेहतर चाड। ये अफ्रीका के देश भी हमसे बेहतर, हमारे पड़ोसी देश भी हमसे बेहतर, और भारत नीचे से नीचे चला जा रहा है। और मैं कह रहा हूं 2012 में भी हमारी हालत कुछ अच्छी थी, आज हम नीचे जा रहे हैं। आज हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन इससे तो इनकार नहीं कर सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी हुए हैं, और जिस तरह से अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, जिस तरह से रोज हम लोग ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को और वहां से आने वाले आतंकवादियों को, तो ये तो कम से कम कहीं ना कहीं भारतीयों का मनोबल बढ़ रहा है। उनकी जो अंदर की एक ये थी कि हमेशा हम पिट रहे हैं, ये तो कम हो रहा है। बिल्कुल गलत बात है। सर्जिकल स्ट्राइक डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पर भी हुए, और खुद शरद पवार बोल रहे हैं। दोनों में क्या फर्क है? पहले भी आप कह रहे हैं कि हुई है, हम लोगों को पता होती थी, लेकिन आज की सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के इतना पूरे देश में एक जो माहौल सा बन गया है। माहौल नहीं बना है, बनाया जा रहा है राजनीतिक फायदे के लिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव और पंजाब का चुनाव आ गया है, और उसमें राष्ट्रवाद और सेना की कारगुजारियों को या उनके हौसलों को या नहीं, सुनिए, मैं कह रहा हूं, सेना पहले भी करती रही, आज भी कर रही है। आप सेना को बधाई दे, लेकिन अपने ऊपर ले रहे हैं कि पहली बार हमने उसको बताया दुनिया को। पाकिस्तान तो कह रहा भैया एक सबूत तो दे दो। जब यूएनओ का वहां पर बैठा हुआ व्यक्ति बॉर्डर पर, वो खुद भी कह रहा है कि ऐसी कोई चीज नहीं हुई है। देखिए ना, तो क्या हमें लगता है कि प्रधानमंत्री को ये चाहिए था कि जो फुटेजेस हैं या जो बात है पब्लिक में शेयर करें, कर देते, तो ये उनके और हक में जाती है, नंबर 1। नंबर 2, ढिंडोरा मत पीटिए कि मैंने और मेरी सरकार ने पहली बार ये किया है। जो मनोहर पर्रिकर साहब बोल रहे हैं, झूठ बोल करके एक गंदी सियासत कर रहे हैं, और देश के अभी भी रोज के हिसाब से पाकिस्तान मार कर रहा है। और आपको यदि सचमुच में कुछ करके दिखाना तो करके दिखाइए। हम कोई भी देश के अंदर इस बात को, सभी अपोजिशन ने, सारी अपोजिशन ने आगे बढ़ करके और मोदी जी का, उनकी सरकार का और सेना का
बधाई दी थी, लेकिन उसके बाद अकेली एक बीजेपी पार्टी चाह रही, उसका सियासी फायदा ले। आप लोगों को इससे दिक्कत हो रही है कि ठीक है किया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसका फायदा ना उठाए, जो सरकार होगी उसको फायदा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूं, इससे क्या होता है कि आप सेना के कामों को, उनकी शहादत को अपनी पार्टी के स्वार्थी उद्देश्य के लिए भुनाना चाहते हैं, ये गलत चीज है, समझे ना। और इस तरह के मामले में, और आज भी मैं कहूंगा कि पाकिस्तान से जो वहां पर दहशतगर्दी और ये सारी शिकायतें आ रही हैं, उनका मुकाबला होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हम उसको जितना आइसोलेट कर रहे हैं ये है, लेकिन पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हमें उससे दोस्ती के संबंध बना के रखने चाहिए, बातचीत जारी रखनी चाहिए। इस खराब से खराब हालात में भी हमें कोई न कोई एक छोटा सा दायरा रखना चाहिए जहां हमारी बातचीत जारी रहे। यानी आप अभी भी इतने टेंस सिचुएशन में भी आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। बातचीत का न होने का मतलब आप युद्ध करना, युद्ध तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। वॉर इज नो ऑप्शन, डायलॉग इज द ओनली ऑप्शन। आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के साथ भी बात पहले भी किए, अभी भी करनी पड़ेगी। मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये घटनाएं नहीं हो रही थी? कैसे चले गए वहां से आकर के, मॉस्को से काबुल होकर के सीधे लाहौर में मियां नवाज शरीफ के घर पर, वो उनकी मां के पैर छूने और वहां चाय पी के उनको आशीर्वाद देने उनके बच्चों को। तो यदि ये है असली डिप्लोमेसी, जब अपनी आपने ओथ सेरेमनी ली, आपने नवाज शरीफ को बुलाया, वो पूछ सकता था भाई मैं कैसे आऊं, अभी तो तुम प्रधानमंत्री बने भी नहीं हो, लेकिन वो आते हैं। आपको इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए। वहां के अंदरूनी हालात कितने खराब हैं। पहले सैनिक स्कूल में हमला करके आतंकवादियों ने मार दिया उन बच्चों को। खुद का बोया हुआ है। नहीं उनको पाकिस्तान में जैसा बोया वैसा देखिए, बोया हुआ का मतलब क्या है? असली यदि आप दुश्मन की पहचान शिनाख्त करना चाहें, कौन है इस सारी दहशतगर्दी का जड़, उसकी अम्मा जिसको कह सकते हैं, वो अमेरिका है। अमेरिका अपनी सियासत के फायदों के लिए इस्तेमाल से हमारी दोस्ती हो गई है, हमारी हाँ यही है ना, इसलिए हम अमेरिका को नहीं बोल रहे हैं, हम पाकिस्तान चिल्ला रहे। अरे भैया, तुम भी जानते, हम भी जानते हैं कि जियाउल हक के समय पर किसने तालिबानी पैदा किए, हथियार दिए, अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई करवाई। उस अफगानिस्तान के ऊपर जो अमेरिका हमला करता है, हम चुप हो जाते हैं। उस पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया उस अमेरिका ने। चलिए तो ये बताइए कि अभी पाकिस्तानियों को लेकर एक प्रॉब्लम और आ रहा है कि उनके फिल्म स्टार हिंदुस्तान आते हैं, उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके ऊपर बैन लगना चाहिए। इस सारी कंट्रोवर्सी के बीच में अभी एक घटना ये हुई कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे ने धमकी दी और 5 करोड़ रुपए की फिरौती के बाद, मैं इसे फिरौती ही कहूंगा, उसके बाद ये मामला निपटा। स्वामी अग्निवेश इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत गलत है, कोई फिरौती नहीं होनी चाहिए थी। और उनके एक्टर हों, उनके शायर हों, उनके कवि हों, उनके आम लोग भी हों, आवाम, हम लोगों का आना जाना पहले से ज्यादा होना चाहिए। जब रिश्ते बिगड़ते हैं सरकारों के, उस हालात में मुझे खुद याद है, मैं 35-40 लोगों के साथ पाकिस्तान गया था जिस समय एकदम लड़ाई के आसार, और हमारे जाने और उनके यहाँ आने से हालात में थोड़ी नरमी आई थी जी। पहले की बात मैं बता रहा हूं। तो आज भी ये दौर हमारा जारी रहना चाहिए। हम जितना ज्यादा इसको लड़ाई की तरफ, युद्ध की तरफ ले जाएंगे, हमारा नुकसान होगा। हमें दोस्ती का एक हाथ हमेशा आगे रखना ही चाहिए, और किसी भी देश को ऐसा बर्बाद मत कर दीजिए पूरी तरह, है? कि वो सचमुच में एक पूरा का पूरा एक रोग। सॉरी, आपको यहाँ रोकना पड़ेगा, समय हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बातचीत जारी रहेगी। लेते हैं ब्रेक। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल, आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले स्वामी जी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रहनी चाहिए, युद्ध समाधान नहीं है। ऐसा
स्वामी जी आपको लगता है, लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से कश्मीर में पाकिस्तान का इंटरफेरेंस हो रहा है, आप देखिए पिछले 100 दिन से कश्मीर में जो हालत है, वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है, जो डेली रूटीन है लोगों की वो बिल्कुल खत्म हो गई है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरा हिंदुस्तान ये मानता है, सच्चाई क्या है ये आपसे जानना चाहेंगे, ये मानता है कि पाकिस्तान के इंटरफेरेंस की वजह से कश्मीर में ये हालत है। जी नहीं, कश्मीर में ये हालत हमारी अपनी सरकारों की वजह से है, और अब पीडीपी और बीजेपी मिलकर सरकार चला रही है, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। आप 110 दिन तक कर्फ्यू लगा करके सरकार चला रहे हैं, नहीं चला सकते, इस्तीफा देके अलग हो जाइए, ये क्या तरीका है? आप हमारे स्कूल बंद चल रहे हैं, 3-3 महीने से स्कूल बच्चों की पढ़ाई बंद है, बच्चों का भविष्य है, बीमारों का क्या हो रहा है, और न्यायालय अदालत सब कुछ ठप हो गया है। और इस हालात में और पूरा देश जैसे चुप पड़ा हुआ है, भाषण देना होगा कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। आज तुम अपने अभिन्न अंग में तुम 12 साल के बच्चे को मार डालते हो गोली मार करके। क्या हल हो सकता है अभी कश्मीर में नॉर्मलसी को रिस्टोर करने के लिए? आपको क्या लगता है, सरकार को पहल करनी चाहिए, सिविल सोसाइटी को पहल करनी चाहिए, या वहां के लोगों को पहल करनी चाहिए? देखिए, सरकार को पहल करनी पड़ेगी। सरकार ने बातों को बिगाड़ा है, और बिगाड़ा इस हद तक है कि सरकार से लोगों का विश्वास हटता जा रहा है। विश्वास इसलिए हट रहा है कि पहले जितनी कोशिशें हुई बातचीत के द्वारा हल निकालने की, जो जो हल निकले थे उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। यदि आप पिछले 10 साल के 20 साल के जो फैसले हुए सरकार के, उनके ऊपर अमल करके दिखाइए। आप ऑटोनॉमी देने की बात कीजिए वहां की आम आवाम को, जनता को, जो आपके आइन के अंतर्गत है, वो ऑटोनॉमी आप क्यों नहीं दे रहे? वहां की पूरी असेंबली ने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किए ऑटोनॉमी मांगते हुए, आप उसके ऊपर अमल कीजिए। दूसरी चीज, जो अफसाह कानून लगा रखा है आपने, उसको विड्रॉ कीजिए। एकाएक ये लग रहा है पिछले 2-3 साल में कि इनटॉलरेंस बढ़ गया है। लोग, मेरी बहुत बात होती है मुस्लिम समाज के लोगों से, लोगों को ये लग रहा है कि वो उनके बीच में इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग है वो बहुत बढ़ गई है। क्या ऐसा कहीं आपको लगता है? ये इनसिक्योरिटी बाकायदे बढ़ाई जा रही है एक सियासी अंदाज से। फैसल भाई, आप मुजफ्फरनगर गए होंगे दंगों के बाद, मैं 8 बार गया हूं। क्या हुआ? जो 60 से ज्यादा लोग मारे गए, किसको फांसी हुई या किसको सजा हुई? एक का नाम बताइए। उनमें से कई तो मिनिस्टर बने हुए बैठे होंगे, कई नेता बने बैठे हुए, तो सांसद और एमएलए जरूर है। हाँ बिल्कुल, सांसद और एमएलए। मैं ये बता रहा हूं कि आप इंसाफ नहीं करेंगे और चाहेंगे शांति आ जाए, तो मरघट की शांति आ सकती है, एक न्यायपूर्ण शांति नहीं आई। कैराना, उस कैराना के लिए फैला दिया, वो पहले से ही मुस्लिम मेजॉरिटी एक जगह है जी, और वहां बता दिया मुसलमानों के आतंक से हिंदू खाली कर करके भाग रहे हैं, और ये बीजेपी की अपनी। आपको लगता है ऐसा नहीं है? बिल्कुल झूठ, बिल्कुल सरासर झूठ। आप कैराना आज अभी रात को चलिए, इससे किसको फायदा हो रहा है? ये बीजेपी को फायदा हो रहा है, सियासी फायदा उठाने के लिए। मैं कहता हूं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तक को आपने अपनी तरफ इस्तेमाल किया, उनकी रिपोर्ट बनवा करके। ये बहुत शर्मनाक चीज हुई है, बहुत ही दुख के साथ। नहीं, लेकिन इसको जिस तरह से राष्ट्रवाद का जामा पहना दिया जाता है, आप कोई बात कहिए, अभी जो स्थिति बन गई है कि अगर आप सरकार के ऊपर या सरकार में बैठी हुई जो पार्टी है उसके ऊपर कोई बात सवाल खड़ा करते हैं, अगर आप सोशल मीडिया में कीजिए तो आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे, आप ओपन प्लेटफॉर्म पर कीजिए तो आपको कहीं ना कहीं देशद्रोही बता दिया जाएगा, आपको गद्दार बता दिया जाएगा। ये स्थिति पहले कभी आपने देखी है? नहीं, इतनी तरीके से बेशर्मी से और सबको बेशर्मी से और सिडिशन का केस, राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा करके और इस तरह से चुप कराने की कोशिश करना, वो चाहे जेएनयू के कन्हैया कुमार हो, चाहे हमारे वो गुजरात का नौजवान हो, और इस तरह के तमाम लोग हैं, 50 सैकड़ों लोग, तो ये बहुत ही गलत हरकतें हो रही हैं, और सिडिशन का कानून तो आइन से निकाल देना चाहिए। ये अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी नरेंद्र मोदी उसके प्रधानमंत्री हैं, ये सारे जो प्रभाव हैं, ये चीजें जो दिख रही हैं, ये इधर ज्यादा बढ़ गई हैं, ये पहले भी होता है। आपने जनता पार्टी की भी सरकार देखी है, आपने कांग्रेस की भी सरकार देखी। अभी जिस तरह से माहौल बन रहा है कि बिल्कुल ही अगर आप उनके विरोधी हैं तो आप देशद्रोही हैं, इसको कैसे हैंडल किया जाए? मैं यही कह रहा हूं कि ये जो सोच है ये देश को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी, और देश के बहुसंख्यक लोगों के प्रति इस प्रकार से एक नफरत की आग, एक नफरत का माहौल आप बनाते चले जाएंगे तो देश टूटने के कगार पर आ जाएगा। आज समाज को खतरा
और आप बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर पाए, लेकिन सियासत के इस दौर से, जो काला अंधेरा दौर जो अभी चल रहा है, इससे निजात दिलाना बहुत जरूरी है। भारत की जो खूबी थी वो ये थी कि यहाँ पे जो लीडर होते थे वो जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होते पूरे देश के होते थे और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी सारे लोगों में होती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि लगता है कि कोई भी मुख्यमंत्री हो या कोई भी अगर प्रधानमंत्री होता है तो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग ही के प्रति वो एक्सेप्टेबल होते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत में कोई ऐसा भी हो सकता है जो सबको एक्सेप्टेबल हो और वही भारत की रूह है? मैं बता रहा हूं, आज के इस माहौल में एक टिमटिमाता सा दिया, जिसको मैं कहूंगा उम्मीद की किरण, वो हमारे नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार से दिल्ली बहुत दूर है। नहीं, दूर हो, 1-1.5 घंटे की फ्लाइट में दिल्ली आते हैं, वो कोई दूर नहीं है। और अब जो सियासत जिस तरीके से चल रही है, जो बिहार में महागठबंधन बना करके, और उन्होंने अपने विरोधी लालू जी को साथ लिया, कांग्रेस को साथ लिया, नीतीश जी ने शराबबंदी लागू की, इतनी ईमानदारी से आज तक किसी ने सियासत नहीं की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप अपने को कहां देखते हैं? मैं ये चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी अखिलेश मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने और साथ में कांग्रेस पार्टी उसका पूरा समर्थन दे, जनता दल यूनाइटेड दे, हमारे अजीत सिंह जी दें, जितनी और ताकतें हैं। पूरी गठबंधन में जो बातचीत है उसमें कहीं ना कहीं लालू यादव को लोग छोड़ के बात कर रहे हैं। नहीं, लालू यादव तो सबसे पहले, उन्होंने तो रिश्तेदारी समधी बन गए हैं वो मुलायम। नहीं, लेकिन अभी जो बातचीत हो रही है उसमें जेडीयू की बात हो रही है, आरएलडी की बात हो रही है, आरजेडी की नहीं हो रही। मान के चल रहे हैं साथ हैं? नहीं, मान के क्या, वो पहल की है उन्होंने सबसे पहले कहा है कि कोई जेडीयू या आरजेडी उनके महागठबंधन से कोई चुनाव मुलायम के खिलाफ नहीं लड़ेगा। ठीक है ना, ये स्टैंड लालू ने लिया और मैं लालू को इस बात के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने रास्ता साफ किया। अब हालात ऐसे बन गए कि अब ये महागठबंधन बनना ही पड़ेगा, और तब जाकर के ये जो एक इस तरह की सियासत चल रही है। आपको क्या लगता है अगर महागठबंधन बनेगा तो उसके परिणाम, उसके नतीजे भी वैसे ही होंगे जैसे बिहार में थे? मुझे तो बहुत उम्मीद है, बिहार से भी अच्छा। या राष्ट्रवाद की लहर पे नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी वहां भी सरकार बना लेगी। हम अभी 1 दिसंबर से सब लोग मिलकर के बहुत बड़ी शराबबंदी के लिए यात्रा निकालने जा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि अखिलेश जी आगे बढ़ करके, या जिनसे भी हम उम्मीद करते हैं वो आगे बढ़ के कहेंगे कि हम मुख्यमंत्री बने, जैसे नीतीश जी ने बिहार में शराबबंदी लागू की, इस तरह से हम पूरे उत्तर प्रदेश में शराबबंदी लागू करेंगे। चलिए, एक और सवाल है आपसे। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई, उससे पहले चुनाव में जाने से पहले उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, हालांकि बहुत सारी बात थी, लेकिन एक बात थी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। ये वो इशू है जो बहुत कंटेंशियस है, ये वो इशू है जो बहुत इमोशनल भी है, रिलीजियस भी है। हर आदमी कहीं ना कहीं उसको लेकर के परेशान है। जिस तरह से मुसलमान उसको लेकर परेशान है, आपको क्या लगता है उनकी परेशानी जायज है या वो खामखा परेशान? देखिए, खामखा में परेशान है वो, और उनको आगे बढ़ करके कोई सरकार कहे या कोई सुप्रीम कोर्ट कहे, उससे पहले हमारे उलेमाओं को कहना चाहिए कि वक्त की नजाकत का हमें पूरा अंदाज है, और हम सरिया वगैरह जिसमें बहुत सी ह्यूमन एलिमेंट है, आप कुरान की स्पिरिट का सम्मान कीजिए, ठीक है ना, और उसके अनुसार आप आज के हालात को ढालिए, उसमें रिफॉर्म लाइए। मैं तो कहता हूं यदि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले आगे आ जाएं तो दूसरों को भी मजबूर होना पड़ेगा, इनकी हवा निकल जाए। जो लोग इधर उधर उंगली उठा रहे हैं, हिंदू पर्सनल लॉ वालों को भी और क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, ये पहल स्वामी अग्निवेश क्यों नहीं करते हैं? हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के सामने खड़े हो रहे हैं, तकरार के हालात हैं। ऐसे में अगर स्वामी अग्निवेश आगे बढ़ करके इसको लेकर के मुसलमानों से बातचीत करके कुछ रास्ता निकालने का प्रयास करें तो क्या बुराई है? जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे मेरी बातचीत हो रही है, मुस्लिम जो मशावरत कहलाते हैं उनके साथ हो रही है, और बहुत ऐसे दानिश्वरों के साथ मेरी गुफ्तगू हो रही है, और मुझे लग रहा है कि वो भी महसूस कर रहे हैं कि जो एफिडेविट डाल बैठे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इससे परसेप्शन में वो चाहे अपनी बारीकियां कितनी भी निकालने की कोशिश कर, लेकिन परसेप्शन एक उल्टा बन रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं स्वामी जी कि क्या जिस तरह से सरकार इसको लाने की कोशिश कर रही है, इस पे कुछ लोग सरकार की मंशा, उसके इरादे पे शक कर रहे हैं, आप क्या कहिएगा? मैं तो ये कह रहा हूं कि मैंने तो उनको बहुत बार कहा है, हमारे दोस्तों को जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं,
अगुआ, उनको मैं कह रहा हूं कि यार तुम लोगों को क्या कहते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तुम तश्तरी में रख करके दे रहे हो, मुद्दे दे रहे हो जी। उनको तो बहुत मजा आ रहा है, घर बैठे उनके हो रहे हैं। अयोध्या का इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, हाई कोर्ट का जजमेंट आया, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस बीच में विजयदशमी के दिन प्रधानमंत्री जाते हैं लखनऊ और वहां जाके उस नारे से अपनी सभा को संबोधित करते हैं, शुरू करते हैं, एड्रेस करते हैं, जो नारा 1992 में पूरे भारत में फैला और जिसको लेकर के बहुत हंगामा हुआ। कैसे देखते हैं? देखिए कि ऐसा करेंगे वो तो बहुत नुकसान में जाएंगे। जो भारत की तरक्की का, विकास, डेवलपमेंट का वो नारा दे रहे हैं बार बार, वो बहुत पीछे चला जाएगा। इससे थोड़ा बहुत सियासी फायदा हो, इधर हो उधर हो, कुछ मायने नहीं रखता है। जब देश डूबेगा तो उसमें भाजपा डूबेगी, प्रधानमंत्री भी डूब जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं ये गलत सियासत है। लेकिन बहरहाल मुझे थोड़ी सी उम्मीद की है। नरेंद्र मोदी जी को मैं देख रहा हूं कि वो बड़े सलीके से उसको नहीं बनने दे रहे मुद्दा। जब चुनाव के दौरान, अब तो चुनाव आ रहा है, फिर मुद्दा नहीं, चुनाव से जब ये पूरे लोकसभा का चुनाव था तो उसी के समय प्रयाग में कुंभ मेले में और ये विश्व हिंदू परिषद वालों ने धर्म संसद बुलाई थी राम मंदिर के मुद्दे के लिए, उनसे वचन लेने के लिए। नरेंद्र मोदी नहीं गए उसके अंदर। उसके बाद आपके कटियार साहब हों, चाहे वो साक्षी महाराज, इन लोगों ने जब भी उठाने की कोशिश की उनका मुंह बंद कराया, तोगड़िया का मुंह बंद कराया, सबका मुंह बंद, यहां तक कि सुब्रमण्यम स्वामी का मुंह बंद कराया। मैं इसके लिए नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं। स्वामी अग्निवेश के लिए अयोध्या में मंदिर का निर्माण कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, अयोध्या में पहले से इतने मंदिर हैं और सबके पुजारी दावा करते हैं कि राम के जन्म लेने का असली मंदिर मेरा वाला है, चढ़ावा यहाँ चढ़ाओ भाई, वो वाला नहीं। अब ये क्या है, नाटक कर रहे हो तुम लोग। राम के आदर्शों पर चलो। और अभी हमने पूरा एक नक्शा, आदर्श बनाओ नहीं, अभी हमने एक नक्शा दिया पूरे, और MIT है वहां पूना में, उसके संस्थापक हैं डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, और अभी मैं उसकी चर्चा करके आ रहा हूं गोपाल सुब्रमण्यम, जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे माने हुए वकील हैं, और उन लोगों से सबसे बात करके हम एक रास्ता निकाल रहे हैं कि वहां पर मानवता के प्रतीक के रूप में श्री राम को और सब धर्मों के, सभी संप्रदायों के लोगों के लिए एक ऐसा सुंदर वहां पर एक विश्वविद्यालय जैसा बनाओ, सबकी मान्यताओं का। आपकी बात बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन आपकी बातों को कौन से लोग हैं जो मदद करेंगे और कौन से लोग इसको कबूल करेंगे? मुझे अभी लग रहा है कि RSS के अंदर भी एक बड़ा वर्ग, RSS के अंदर वो लोग सोच रहे हैं कि शायद इस रास्ते से और एक समाधान निकल जाएगा। मैं बता रहा हूं, अभी कोशिश हुई है, अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं बता रहा हूं, इस तरह की कोशिशें जारी हैं और हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री स्वयं इस दिशा में इस पहल का स्वागत करेंगे कि सबका साझा एक ऐसा चीज बन जाए अयोध्या की धरती पर, सारी दुनिया के लोग देखने के लिए आए। अभी 2 दिन पहले दलाई लामा गए थे यूरोप के उस जगह पर जहां टेम्पल ऑफ रिलीजन, उसमें सब रिलीजन के लोगों के लिए बना हुआ है, और वहां पर वो जाकर के उन्होंने इतनी तारीफ की है कि एक मजहब का नहीं, सब मजहबों के लिए वहां पर गुंजाइश है। ऐसी जगह, उससे भी बेहतरीन जगह हम बना सकते हैं अयोध्या को, पूरी दुनिया का एक नमूना। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात की, काश ऐसा हो स्वामी जी। हम तो यही चाहेंगे कि जो बात आप कह रहे हैं वैसा कुछ हो जाए। यहाँ आज हम बात कर रहे थे स्वामी अग्निवेश जी से, उन्होंने बहुत सारी बातों पे बहुत विस्तार से ये बताया कि सारी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं कुछ राजनीति है। कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए पर्सनल लॉ को आगे कर रहे हैं, और उसी प्रकार दूसरे लोग जो दूसरे बिरादरी के हैं वो उसका विरोध करके भारतीय जनता पार्टी या दूसरी जो पार्टीज हैं उनको एक मुद्दा दे रहे हैं। समय आ गया है कि बहुत सोच समझ करके इन सारी चीजों पर ध्यान दे करके कोई नीति बनाई जाए ताकि समाज बटे नहीं बल्कि एक साथ रहे। अयोध्या के हवाले से भी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वहां पे सर्वधर्म का कोई एक मंदिर या कोई विश्वविद्यालय या ऐसी कोई चीज हो जिससे सब आदमी रिलेट कर सके, किसी एक समाज या किसी एक समुदाय की वो धरोहर ना हो। काश ऐसा हो सके। आज तकरार में बस इतना। अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।